ओपी राजभर एक ऐसा नाम जो उत्तर प्रदेश में एक अपनी राजनीतिक धरातल रखता है। वहाँ राजनीतिक में बड़ा दखल है, खास करके पिछड़े तबके में इनकी अच्छी खासी पूछ है। चाहे राजभर की बात करें, राजवंशी की बात कर लें, राजवंश की बात कर लें, जो तमाम प्रजापति की बात कर लें, तो इन तमाम जातियों में इनका अच्छा दबदबा है। लेकिन बिहार की राजनीति में इनका जिक्र बार बार क्यों हो रहा है? वो जिक्र इसलिए हो रहा है कि ये भले ही कुछ खास कारनामा न कर पाए हों बिहार में, लेकिन इन्होंने जो किया है वो लोगों की नजर में नहीं आया, लेकिन खेल इन्होंने बहुत बड़ा कर दिया इस बार की बिहार विधानसभा चुनाव में। और इस बार ओपी राजभर अपनी साख यहाँ पर बिहार में बनाने में कामयाब रहे। अब वो कैसे रहे और क्या उनका समीकरण था, क्यों वो इस बार चुनाव में खड़े हुए, वो तमाम चर्चा आज की इस वीडियो में होगी। और आपको बताऊंगा कि ये समीकरण क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो ओपी राजभर जो कि पिछड़े तबकों की राजनीति करते रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अच्छी पकड़ है इनकी, सरकार में भागीदारी है, कैबिनेट मंत्री हैं और समय समय पर ये बीजेपी को ब्लैकमेल करते भी नजर आते हैं। और इस बार चर्चा थी कि बिहार में जिस तरीके से वो ताल ठोक रहे थे और ये कह रहे थे कि हर विधानसभा सीट पर 20 से 30 हजार वोटर तो मेरे हैं, और मैं अगर एनडीए ने मुझे सीट नहीं दी तो मैं हर सीट पर चुनाव लड़ूंगा। पहले इन्होंने घोषणा कर दी कि 153 सीट पर मैं चुनाव लड़ूंगा। बाद में वो सिमट करके कभी 53 की बात की, कभी 40-42 की बात की, फिर सिमट करके धीरे धीरे वो 27 सीट पर आकर के रुक गए। अब यही 27 का जो खेल हुआ है उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लेटेस्ट आंकड़े जारी हुए हैं उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इन्होंने एक ऐसा खेल खेला है जो एनडीए के फेवर में गया। हालांकि विपक्ष आखिर तक यही समझता रहा कि राजभर के एंट्री करने से उनको फायदा होने जा रहा है, लेकिन गेम अचानक पलट गया। तो आखिरकार हुआ क्या? तो हुआ ये कि ओपी राजभर ने यहाँ पर डंके की चोट पर कहा कि अगर बीजेपी नहीं चाहेगी कि हम उनके भागीदार यानी घटक दल बन करके यहाँ पर लड़ें, तो भी हम चुनाव लड़ेंगे। और बार बार बीजेपी पर वो ब्लेम करते रहे कि उन्होंने कई बार यहाँ पर जाकर के अमित शाह से मुलाकात की, यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन उनको किसी भी तरीके से सीट देने पर यहाँ की जो तमाम नेता हैं, जो बिहार के प्रभारी हैं, धर्मेंद्र प्रधान की बात कर लें या दिलीप जायसवाल की बात कर लें, संजय जायसवाल की बात कर लें, चाहे बात हम सम्राट चौधरी की कर लें, तो इन तमाम नेताओं पर आरोप लगाया ओपी राजभर ने कि ये जानबूझ करके मुझे बिहार की राजनीति में एंट्री करने नहीं दे रहे, यानी कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को एंट्री नहीं करने दे रहे हैं। और ये मलाल बार बार जो ओपी राजभर है वो दिखाते रहे और बार बार ऐसा माहौल बनाया कि लगा कि वो बीजेपी के विरोध में है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही सुर उनका होता हुआ नजर आया। यहाँ तक कि जो पहले चरण का मतदान हुआ उसके बाद ये कहते नजर आए कि इस बार तेजस्वी की ही सरकार बनेगी, क्योंकि जब भी 60% से ज्यादा मतदान होता है तो वो आरजेडी के फेवर में जाता है और इसका इतिहास गवा रहा है और लालू यादव को इसका सपोर्ट मिलता रहा। यानी यहाँ तक लोग यही समझ रहे थे कि ये बीजेपी के विरोध में आ गए हैं ओपी राजभर और कुछ भी नहीं हो सकता, अब एनडीए के विरोध में ये खड़े रहेंगे और 27 सीटों पर ये अपने प्रत्याशी को उतार देते हैं। अब विपक्ष ये मानकर चल रहा था कि 27 सीटों पर ये डेंट करते हुए नजर आएंगे, लेकिन जहां भी इनके पार्टी के जो तमाम स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार करने गए, खास करके 27 सीटों पर, वहां पर वो बीजेपी का विरोध करते नजर आए। यानी कि जो पिछड़ा तबका वोट बैंक, जो
बीजेपी के विरोध में तो था ही, और वो महागठबंधन के सपोर्ट में जा सकता था, लेकिन वहां पर उन्हें एक ऑप्शन मिल गया अपने प्रत्याशी का, यानी कि ओपी राजभर, यानी सुभाष सपा पार्टी के जो प्रत्याशी है उसको ओपी राजभर ने खड़ा कर दिया। अब सोचिए कि 20 से 30 हजार वोट बैंक जो कि महागठबंधन के फेवर में जा सकता था, क्योंकि वो बीजेपी का विरोध कर रहे थे। और जो महादलित, या फिर अगर हम राजभर की बात कर लें, राजवंशी की बात कर लें, प्रजापति की बात कर लें, ये लोग जो बीजेपी के फेवरेट थे, जो बीजेपी के कोर वोटर जो रहे, वो तो बीजेपी के थे ही, लेकिन जो बीजेपी का विरोध कर रहे थे इस तबके के लोग, और जो महागठबंधन की तरफ जा सकते थे, वो यहाँ पर ओपी राजभर की तरफ चले गए। यानी कि हम बीजेपी का विरोध कर रहे हैं और ओपी राजभर भी बीजेपी का विरोध कर रहा है, तो हम ओपी राजभर को, क्योंकि ये हमारे नेता हैं, हमारे प्रत्याशी ये खड़े कर रहे हैं, तो हमें इनकी तरफ ही जाना चाहिए, और महागठबंधन का दामन इन्होंने छोड़ दिया। अगर 27 सीटों की बात करें तो ये परिणाम में साफ साफ नजर आता हुआ वो नजर आया, और यहाँ पर जो समीकरण बदले उसमें ये देखा गया कि जो सुभाष सपा के प्रत्याशी थे, उन्होंने जितना वोट पाया, अगर वो वोट अगर महागठबंधन के प्रत्याशी के वोट में ऐड कर दिया जाए तो हो सकता था कि कुछ सीटों पर महागठबंधन और जीत जाती। तो कुल मिलाकर के ओपी राजभर शुरू से एनडीए का विरोध करते नजर आए, बीजेपी का विरोध करते नजर आए, अपने प्रत्याशी को खड़ा करने की होड़ में नजर आए, और जब परिणाम आया उसके बाद से, परिणाम आने के बाद से वो बीजेपी की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे हैं। ओपी राजभर कह रहे हैं कि भाई बिहार में जो नीतीश सरकार है वो बहुत बेहतर काम करने वाली और डबल इंजन की सरकार है, और बीजेपी और पीएम मोदी शुरू से ही विकास की बात करते रहे हैं, और इस बार जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। यानी कि खुल करके एनडीए और बीजेपी के सपोर्ट में नजर आए। अगर बीजेपी से इतनी ही दिक्कत थी, एनडीए से इतनी ही दिक्कत थी, तो केवल चुनाव जो प्रचार हो रहा था उसी के दौरान अपनी नाराजगी क्यों जाहिर कर रहे थे? बाद में भी वो कर सकते थे, क्योंकि जिस जगह चाहे पूर्णिया की बात कर लें, मधुबनी की बात कर लें, तो मिथिलांचल का इलाका है वहाँ की बात कर लें, यूपी से लगे कुछ इलाकों की बात कर लें, तो वहाँ पर जहाँ जहाँ पर क्रूशियल फाइट हो सकती है, जहाँ पर महागठबंधन मजबूत स्थिति में हो सकता था, वहाँ पर ओपी राजभर ने अपने प्रत्याशी को खड़ा किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि जो एनडीए है उसको और ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर आई। यही वजह है कि ओपी राजभर दबी जुबान में ये भी कह रहे थे कि भाई हमारी भी मेहनत है, और हमें भी, भले ही हमारे किसी प्रत्याशी को आप एमएलसी बना दीजिए, लेकिन हमें भी एक मंत्री पद मिलना चाहिए। यह अलग बात है कि उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि जो घटक दल हैं, जो तमाम जो मेहनत करके जीत करके आए एनडीए के, उनके ही जो मांग है उसको ही पूरा नहीं किया जाएगा। अभी मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तब देखा जाएगा कि किस तरीके से उनके और कुछ नेताओं को उसमें शामिल कर लिया जाए। खास करके जो चिराग पासवान की जो एलजेपीआर है उसमें से कुछ एक दो लोगों को और वहाँ पर सीट मिल सकती है, यानी कि मंत्रालय कोटा मिल सकता है। तो ऐसे में ओपी राजभर की मांग को तो नजरअंदाज कर ही दिया गया, लेकिन उनके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, और ये बात बीजेपी भी जानती है, एनडीए भी जानती है, और कुल मिलाकर तो ओपी राजभर भी जानते हैं कि उन्होंने एक जो राजनीतिक धरातल है वो बना दी है, और जब भी वो जिसके फेवर या अगेंस्ट में नजर आएंगे तो उसका सीधा सीधा असर चुनाव परिणाम पर भी पड़ता नजर आएगा। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।